आज की जो हमारी क्लास है वो उद्देशिका पर आधारित है और आप जानते हैं उद्देशिका संविधान का कितना महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ से हर एक परीक्षा में एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं और भविष्य में पूछे ही जाएंगे। तो आपको पता भी है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो हम लोग उस श्रृंखला को जरूर करते हैं जीएस 2020 में। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपको उद्देशिका याद होगी, अगर नहीं याद है तो हम लोग उसे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। हम भारत के लोग, यहाँ से एक एक शब्द को पकड़ते चलिए, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन सी छूट देगी, देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाया जाता है। हम लोग 26 नवंबर को इसको अडॉप्ट किए थे, उद्देशिका को स्वीकार कर लिए थे, आत्मार्पित कर लिए थे, अधिनियमित कर लिए थे। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को इसी दिन आपका विधि दिवस मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आधारित है भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो कह रहा उस समय संविधान की वस्तुस्थिति क्या थी। जो आज हम उद्देशिका भी पढ़ के आ रहे हैं वो उद्देशिका नहीं थी, तो उसकी एग्जैक्ट वस्तुस्थिति आपको बताना क्या थी। तो वो ये थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए हमारे यहाँ संविधान और राज्य व्यवस्था की स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग इस क्लास को 3 मेथड से पढ़ते हैं। एक मेथड में हम लोग इसकी वीडियो क्लास करते हैं, इसकी बुक की क्लास करते हैं, सेकेंड वीडियो क्लास करते हैं, और थर्ड आपका जो क्लास हम लोग करते हैं वो क्लास आधारित होती है किस पे, प्रैक्टिस पेपर पे। मित्रों, मैं आपसे एक बात बता दूं, बुक चयन और क्लास चयन बहुत हिसाब से किया करिए, क्योंकि आपके करियर और आपके भविष्य का सवाल है। एक बार गलती करेंगे पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा, तो सोच समझ के आप करिएगा। मैं आपको दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां से बेनिफिट अवश्य होगी। फ्री में है, आप ट्राई करिए, पढ़िए, सभी क्लास को एक बार 2 बार देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि 2020 की क्लास आपको खुद समझ में आ रही है कि आपके लिए कितनी बेहतरीन है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, लिए गए हैं, और रिवीजन का कितना असर होता है एग्जाम में ये आप जानते हैं, इसे हमें आपको बताना नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं और पूछा जा रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो बताना है कि संविधान में हमारे जो ये क्या नाम है, जो उल्लेख किया गया है हमारे संविधान, हमारे देश का यानी हमारे राष्ट्र का नाम, वो किस नाम से किया गया है। तो आप जानते हैं कि संविधान में हमारे देश का नाम क्या लिखा गया है, जल्दी बताइए। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। तो आप बताएंगे भारत अर्थात इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। आप ये भी जानते हैं संविधान में दोनों नाम लिए गए हैं, भारत तथा इंडिया के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 1 का एक सेक्शन जो है ये उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में यह वर्णन किया गया है, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आपके संविधान में यही लाइन लिखी गई है, जो इंग्लिश में आपका संविधान लिखा गया आप जानते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट हिंदी में किया गया जहाँ से हम आप पढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी जो शब्द दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हैं और उनका सही क्रम क्या है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे
कि याद करिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए प्राप्त कराने के लिए सॉरी करने के लिए नहीं कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये उद्देश्य का अभी आप ऊपर पढ़ गए। अब यहाँ पे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो उस शब्द को हम बता दें उसे सार्वभौम सत्ता संपन्न भी कह सकते हैं। अब आप बताइए, सार्वभौम सत्ता संपन्न भी कह सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट कर सकते हैं इतने में। तो चलिए यहाँ पे सार्वभौम सत्ता संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष की जगह पे यहाँ पे धर्म निरपेक्ष किया गया है, पंथ निरपेक्ष, ठीक, पंथ निरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र बनाने के लिए पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने के लिए। तो यहाँ पे जनवादी आपका गलत है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में सब जगह वही दिया गया इसलिए हमारी मजबूरी हम उसे लेंगे। तो आप जानते हैं जनवादी हमारे में नहीं लिखा गया, हमारे में लोकतंत्रात्मक राज्य लिखा गया है, तो ऑप्शन की गलती है। और गणराज्य बनाने के लिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में दिया गया शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का स्वरूप एक दिया गया है, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, जैसे कि जो जोड़े गए थे उसके हिसाब से या 42वें संविधान संशोधन के जोड़े जाने के बाद जो हमारी उद्देशिका है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो उसके बाद जो उद्देशिका के प्रारूप है वो प्रारूप यही है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम सब क्या करते हैं, अपने संविधान की उद्देशिका को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द दिया गया है जनवादी, जो कि हमारे देश में यूज नहीं है। जनवादी कहाँ पे उल्लेख किया गया है इसे, तो इसका उल्लेख किया गया है चीन के संविधान में किया गया है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, चीन के संविधान में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना, फिर वही आपको बताना किसका क्रम पहले आएगा। तो फिर अगर आप देखेंगे सार्वभौम आपका पहले आ जाएगा। देखिए याद करिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौम संपन्न, समाजवादी फिर आपका ए हो जाएगा, समाजवादी के बाद आपका क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष दिया गया, तो चलिए आपका डी वाला हो जाएगा यानी CAD। और उसके बाद प्रजातांत्रिक का मतलब हो जाएगा आपका लोकतंत्रात्मक यानी बी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देश का अच्छी तरह से याद कर लीजिए, परिश्रम थोड़ी देर परिश्रम कर लेंगे तो गाना याद हो सकता है, तो देश का भी याद हो सकता है, उसे गा करके याद कर लीजिए, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, मतलब कौन सा ऐसा दिया गया है जो ये बताता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ लिखी गई है, तो आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये हम धर्मनिरपेक्ष की जगह पे हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था। और यह प्रस्तावना के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो कह रहा है कौन ऐसा है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है, तो आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन आप बताइए। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कौन वर्णित करता है, भारत की प्रस्तावना वर्णित करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा मेढ़ा है, तो चलिए देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आपका, इसमें कई प्रश्न समाहित हैं, बस इसे ध्यान से आप पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए हम बहुत जल्दी हमारे पास एक्सप्रेस क्लासेस हम चलाते हैं, जैसे हिंदी की एक्सप्रेस क्लासेस होती हैं। हम 30 मिनट में आपको 250 प्रश्न कराए हैं, 28 मिनट में आपके 230 प्रश्न कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस तरह से करा सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप उस चीज़ों को समझें, उसके अंदर छुपी हुई रहस्य को समझें। इसीलिए हम आपको बहुत सीक्वेंस से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। 20 ही क्वेश्चन है, आपका 20 मिनट से 25 मिनट का ऊपर का वीडियो नहीं होगा, आप परेशान ना हो।
आप पूरा वीडियो देखा करें, ये नहीं कि अरे यार एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो उसके बाद वाला क्वेश्चन हम छोड़ दें, नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छे होंगे, ठीक है। अगर आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए, या मुझे 20 के 20 क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे 18 क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप उसे कमेंट करके बताइए कि मुझे इतना क्वेश्चन आ रहा था। इससे क्या होता है, हौसला बढ़ता है कि कितने लोग हैं और कितने अच्छे से कार्य कर रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है, इससे हौसला बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कलेक्ट करके आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। देखिए ये बात 100% आपकी सही लिखी गई है, बाद में चलो ऑप्शन मिला लेंगे हम लोग। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, और उसके बाद इसका संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अब आपको बताना कि इसमें कौन सही है कौन गलत, मतलब कौन कौन ऑप्शन सही है। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2 और 4 सही हैं। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, आप एकदम गौर से सुनिए। मैं डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ वैसे पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, गौर से सुनने की कोशिश करिए। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946, कब 13 दिसंबर 1946 की घटना है। 1946 में 13 दिसंबर 1946 में क्या होता, पंडित नेहरू द्वारा को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 द्वारा क्या 13 दिसंबर 1946 द्वारा प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को या उद्देश्य प्रस्ताव को ही अंतर्गत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। वही उद्देशिका मान लिया गया, जो कि कब ये बनी थी, प्रस्तुत कब की गई थी, 13/12/1946 को, और ये लागू कब होती है, इसका क्या होता है, स्वीकृत कब की जाती है इसे, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथा केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के उद्देश्य का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, यानी धर्म निरपेक्ष की जगह पे पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, इसके बारे में आपको बताना है। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो जल्दी से बता दीजिए, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो अरे भाई बताइए ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रश्न चारों बार पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, सी ग्रुप से लेकर के और ए ग्रुप तक के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से, तो आप जानते हैं भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बस ये एक लाइन याद करिए, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही वह बताता है भारत क्या है, एक गणतंत्र है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है लौकिक सार्वभौमिकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भारत की जो प्रस्तावना वो प्रारंभ कहाँ से होती है, हम भारत के लोक शब्दों से, और हम भारत के लोक शब्दों से इसका अर्थ होता है कि जो हमारी उद्देशिका या जो हमारा संविधान है, जो हमारा अधिकार है, वो हमारे में निहित है, यानी हमारी जनता में निहित है, भारत के लोगों में निहित है। तो भारत में जो है ये लौकिक सार्वभौम में संपन्न है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है। कह रहा है सभी लोग पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या माना जाता है, तो इस सिद्धांत को सार्वभौमिकता कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, सार्वभौमिकता कहते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होना चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या ऐसा है जो व्यक्त करता है, तो आप बता दीजिए। इसमें देखिए, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है,
तो सच यही एक भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होता। भारत का राज्य समस्त धर्मों को प्रश्रय देता है, समस्त धर्मों को अधिकार देता है कि यहाँ के नागरिक जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अडॉप्ट कर लें, जिस धर्म को चाहें उस धर्म में रहें, जिस धर्म में उन्हें शांति मिलती है, अपनी पूजा आस्था जो भी इबादत दुआ है जो भी वो करते हैं, वह अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को, अपने जो भी उनके परम परमेश्वर हैं उन्हें वो अपनी तरह से पूजा पाठ याचना जो वो करते हैं वो आराम से करें। इसका संरक्षण भारत सरकार या देश राज्य सरकार आपको प्रदान करेगी। यानी भारत का या देश का कोई या राज्य का कोई क्या है स्पेशल धर्म नहीं है। यानी भारत ना तो मोहम्मडन कंट्री है ना तो हिंदू कंट्री है, बल्कि संपूर्ण धर्मों को प्रश्रय देने वाला एक देश है, जिसे हम क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, इसके बारे में बताना है कौन सा ऐसा शब्द है। तो यह है लोक कल्याण। देखिए यहाँ पे आप याद करेंगे, फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय राजनैतिक न्याय विचार अव्यक्त विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर इत्यादि। ठीक, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कहीं पे लोक कल्याण शब्द नहीं आया है। ये तीनों शब्द आए हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और ये प्रभुता संपन्न, ये तीनों शब्द आए हैं, लोक कल्याण शब्द नहीं आए हैं। तो उसे आप क्या करेंगे, कह देंगे कि वो हमारे संविधान में लोक कल्याण शब्द नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आपको बताना कौन सी स्वतंत्रता ऐसी है जिसका वर्णन नहीं किया गया है, इसके बारे में आपको बताना। भारतीय संविधान में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं, यानी आपकी कौन सी स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता नहीं मिलती आपको। जल्दी से बताइए। आर्थिक स्वतंत्रता आपको नहीं मिलती। आपको कौन सी स्वतंत्रता नहीं मिलती? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। विचार की मिलती है, विश्वास की मिलती है, ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। अगर आप ध्यान दिए होंगे उद्देशिका में, तो वहाँ पे बताया गया भारतीय संविधान की उद्देशिका में कि प्रस्तावना में बताया गया आपको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आर्थिक न्याय है। आर्थिक आपको यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय दी गई है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको मिला है, ठीक है। न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। आपके संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना कौन सा ऐसा कथन है जो सही है संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा कथन सही है। तो आप जानते हैं समाजवादी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में 1985 में इत्यादि जोड़े गए। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे ये शब्द 1950 के लागू संविधान में नहीं थे, ठीक है, यही आपका सही है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए ये प्रश्न बहुत विवादित है, मैंने इसीलिए इसमें जब जब भी पूछे गए इसको ले लिया है। देखिए यूपी यूडीए में एलडीए यानी यूपी समीक्षा अधिकारी में पूछ लिया गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में, यूपी पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में, और 2-4 साल आया ही होगा अलग अलग परीक्षाओं में। अब यह प्रश्न इतना विवादित है कि यहाँ पे तो एक तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी विवादित हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, अब आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे थोड़ी देर आप धैर्य बना के रखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम आपके लिए सब कुछ कलेक्ट करके लाए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसका पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन के बारे में सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए जो बुक में आंसर दिया था वो बुक में आंसर आपका सी दिया है, ठीक है। आंसर सी कौन दिया है? उद्देशिका को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है,
ठीक, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। उद्देशिका को ही के एम मुंशी ने क्या कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने इसे कहा, उद्देशिका को, इसे मतलब उद्देशिका को क्या कहा सुभाष कश्यप ने, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये बात किसने कही थी, सुभाष कश्यप ने कही है। ठीक है, अब बात आती हमारे लोक सेवा आयोग द्वारा क्या किया जाता है। लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर में जो उत्तर को सही माना है, इस प्रश्न में जो उत्तर को उन्होंने सही माना है, इस प्रश्न उत्तर में जिसको उन्होंने सही माना है, उन्होंने किसको माना है, तो उद्देशिका को ही उन्होंने सही माना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अंबेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाए तो मैं आपसे कहूँगा कि आप किसको लगाएंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो इसको आपको बताना किसने इसे जन्म कुंडली कहा है। अभी मैंने आपको बताया राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली किसने कहा है, के एम मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, के एम मुंशी ने कहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। कह रहा है कौन सा ऐसा, इसका भी डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है और विवादित है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद ऐसा आया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसका आपका आंसर जो होता है वो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। अब आगे इसके बारे में सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। कब कहा, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना है। केशवानंद भारती के मामले में इसे अधिकांश जो वकील थे या न्यायाधीश थे, अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे क्या माना है, संविधान का भाग माना है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। मतलब आर्थिक न्याय जो हमको मिल रहा है इसका उपबंध कहाँ पे किया गया है, इसे आपको बताना है। आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ पे किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोनों में आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया। उद्देशिका में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोनों में किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ जाएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है तथा उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी और उनकी व्याख्या भी की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। कहाँ पे ऐसा किया गया है, तो आप इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाता है, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अधिकारों में ये बातें कही गई हैं। और संविधान की जो क्लास चल रही है आपकी, उसमें मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडियो क्लास में, बुक की क्लास में, और वीडियो क्लास आपकी शुरू होने वाली 2-1 दिन में आपकी वीडियो क्लास शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका, अच्छा आपका प्रश्न यहीं पे ओवर हो जाता है, इसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं है उद्देशिका से संबंधित। ठीक है, अब इसके बाद अब आप लोगों का जैसा भी रिएक्शन है आप नीचे बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप कमेंट करिए, जिस टॉपिक पर आप कहिए उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगा। जीएस की ये श्रृंखला आपकी संविधान, आधुनिक भारत का इतिहास, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका विश्व की ज्योग्राफी, फिर आपके इतिहास के दोनों सेक्शन जो बचते हैं, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हर संडे को आएगी इसकी। तो इस तरह से हर एक श्रृंखला आपको मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट का अध्यायवार मिलेगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ते रहने की आवश्यकता है। तो पढ़ते रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।